Hello dear student, today I am going to discuss a topic planetary motion, that is motion under inverse square law. प्लेटनरी मोशन या मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर का ही एक पार्ट है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लोग ले रहे हैं। सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल एक्सेलरेशन जो होते हैं फोर्स, उनके अंडर में जो पाथ आता है किसी भी पार्टिकल का उसको सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि फिर पार्टिकल इज मूविंग along a path such that at any point the acceleration or force is always directed towards a fixed point, then the path of the motion is called central orbit. So let the central acceleration is f proportional 1 upon r square. Why upon 1 upon r square? Because we are considering here motion under inverse square law. Inverse होगा और साथ साथ square होगा. F is proportional to 1 upon r square. That is F equal mu upon r square, जहाँ mu कोई कांस्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसी लॉ को क्यों अलग से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी प्लैनेट्स के बीच में मोशन हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और वो दिखाता है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन r स्क्वायर के। अगर फोर्स प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर का है तो एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर के होगा। इसलिए उस तरह के मोशन को हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर है, मीन्स F इक्वल म्यू अपॉन r स्क्वायर हमने ले लिया जहाँ म्यू कोई कांस्टेंट है। देन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो थी h स्क्वायर यू स्क्वायर d2u बाई d थीटा 2 प्लस u इक्वल f, जहाँ f हमारा एक्सेलरेशन था। चूँकि यहाँ एक्सेलरेशन हमारा f इक्वल म्यू अपॉन r स्क्वायर है तो हमने यहाँ f की जगह पर म्यू u स्क्वायर लिख दिया, वेयर u इक्वल 1 अपॉन r है। सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर में आपको याद होगा कि जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किए हैं, जो भी हम लोगों ने फार्मूले निकाले हैं, वो r को 1 अपॉन u में कन्वर्ट करके हमने किए हैं। यहाँ से d2u बाई d थीटा 2 प्लस u की वैल्यू म्यू अपॉन h स्क्वायर हो जाएगी, दैट इज d स्क्वायर प्लस 1 u इक्वल म्यू अपॉन h स्क्वायर, जहाँ d हमने कंसिडर किया है डिफरेंशियल ऑपरेटर d अपॉन d थीटा को। तो ये इक्वेशन हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट फॉर्म में चेंज हो गई। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और दोनों को ऐड करके हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन में हमारा u डिपेंडेंट वेरिएबल है और थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 मीन्स m इक्वल प्लस माइनस i। यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आए हैं, हैंस द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारा आएगा वो a cos थीटा माइनस अल्फा फॉर्म में होगा, जहाँ a और अल्फा कोई कांस्टेंट होंगे। हमने कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ थीटा है तो थीटा आएगा। अब ये हुआ कि थीटा माइनस अल्फा ही क्यों लिखा, अल्फा ही क्यों लिखा गया, थीटा एक एंगल है तो एंगल में कोई चीज़ एडिशन या सबसेक्शन में जाएगी तो वो एंगल ही होगी। माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसे कोनिक की इक्वेशन में चेंज करने जा रहे हैं और कोनिक की इक्वेशन में प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है, प्लस भी ले सकता है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन, यहाँ से 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 म्यू अपॉन एच स्क्वायर। म्यू अपॉन एच स्क्वायर पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको हम e की पावर 0 थीटा लिख देते हैं। और फिर आपको याद होगा कि अगर इस तरह की पर्टिकुलर इंटीग्रल होता था तो d की जगह पर a मीन्स जो 0 है वो वैल्यू रख दी जाएगी, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ये फिर से वैल्यू म्यू अपॉन एच स्क्वायर ही हो गई। हैंस सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल u इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी a cos थीटा माइनस अल्फा प्लस म्यू अपॉन एच स्क्वायर। u था 1 अपॉन r, 1 अपॉन इक्वल a cos थीटा माइनस अल्फा प्लस म्यू अपॉन एच स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हम h स्क्वायर अपॉन म्यू से डिवाइड कर देते हैं तो h स्क्वायर अपॉन म्यू एच स्क्वायर अपॉन म्यू अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ए एच स्क्वायर अपॉन म्यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में,
L अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, जहाँ L हमने सब्स्टिट्यूट किया है एच स्क्वायर अपॉन म्यू की जगह पर और E ए एच स्क्वायर अपॉन म्यू की जगह पर। ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोनिक, कोनिक की पोलर इक्वेशन होती थी L अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा प्लस अल्फा और ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये इक्वेशन जो हमारी पीछे आई है वो इक्वेशन एक कोनिक को रिप्रेजेंट करती है जिसकी इसेंट्रिसिटी ई हमने लिखा था ए एच स्क्वायर अपॉन म्यू की जगह पर, और L दैट इज सेमी लैटस रेक्टम, वो वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन म्यू है। तो ये कोनिक है जिसकी सेंट्रिसिटी ए एच स्क्वायर अपॉन म्यू है और सेमी लैटस रेक्टम L वो एच स्क्वायर अपॉन म्यू है। हेंस अंडर इनवर्स स्क्वायर ला, इनवर्स स्क्वायर ला के अंडर में जो द सेंट्रल पाथ इज ए कोनिक सेक्शन, सेक्शन पाथ एक कोनिक सेक्शन होता है। जनरली कोनिक सेक्शन हम 5 कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम मूव करेंगे तो सेंट्रल के अलॉन्ग कभी भी एक्सेलरेशन नहीं लग पाएगा। तो 4 चीज़ें बचती हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सर्किल एलिप्स का ही एक पार्ट है, इसलिए केवल पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ये 3 ही पाथ कंसिडर किए जा रहे हैं। नाउ वेलोसिटी अंडर इनवर्स स्क्वायर ला, अभी हम लोगों ने क्या किया कि इनवर्स स्क्वायर ला के अंडर में पाथ सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन निकाली, और वो सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन आई L अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, जहाँ E की वैल्यू ए एच स्क्वायर अपॉन म्यू और L की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन म्यू थी। अब इसी लॉ के अंडर में हम लोग वेलोसिटी को अलग से डिस्कस करेंगे। तो सिंस द वेलोसिटी इन सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाई, सेंट्रल ऑर्बिट में वेलोसिटी का फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो सेंट्रल ऑर्बिट में डिस्कस कर चुके हैं। एज द पाथ अंडर इनवर्स स्क्वायर ला इज, अंडर इनवर्स स्क्वायर ला पाथ की इक्वेशन हम लोग निकाली थी L अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, जहाँ L की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन म्यू और E की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन म्यू थी। इसमें U की जगह L की 1 अपॉन आर की जगह अगर हम U रख दें तो ये इक्वेशन U इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन L में चेंज हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन 3 को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो डी यू बाई डी थीटा हो गया माइनस ई साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन L, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से u और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 1 से वैल्यू वी स्क्वायर की क्या थी, एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, वेर यू की वैल्यू थी 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन L और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस ई साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन L थी। सो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस ई साइन थीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर कॉमन आउट हो गया और ये हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं तो 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा और यहाँ पे ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, ये ऐड होकर सिर्फ ई स्क्वायर रह जाएगा और इसमें एक टर्म 2e कॉस थीटा माइनस अल्फा हो गया। ई कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 से ई कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू LU माइनस 1 होगी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई एच स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू LU माइनस 1 हो गई। एक L से अंदर डिवाइड कर देते हैं, एच स्क्वायर अपॉन L इक्वल 2U प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन L। सो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई म्यू, U की जगह पे 1 अपॉन आर लिख दिया, 2 अपॉन आर प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन L, क्योंकि L की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन म्यू थी। इक्वेशन 5 गिव्स द वेलोसिटी अंडर इनवर्स स्क्वायर ला। इक्वेशन नंबर 5 हमें अंडर इनवर्स स्क्वायर ला वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रोवाइड करती है। नाउ फॉलोइंग केसेस अराइजेस, अब क्या क्या 3 केस हो सकते हैं। हमने कहा था कोनिक हम 3 ले रहे हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, तो तीनों कोनिक के लिए हम इस चीज़ को अलग अलग देखते हैं। व्हेन द कोनिक इज पैराबोला, अगर कोनिक पैराबोला है देन ई की वैल्यू 1 होगी। इस इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम ई की जगह पे 1 रख दें, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5 वी स्क्वायर की वैल्यू 2 म्यू अपॉन आर हो गई। दिस गिव्स वेलोसिटी इन पैराबोलिक ऑर्बिट। नाउ व्हेन द कोनिक इज इलिप्स, अगर कोनिक इलिप्स है तो
एल यानी सेमी लैटरस रेक्टम कोनिक के केस में बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, जहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू फॉर इलिप्स ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होती है अपॉन ए। यहाँ से अगर हम ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल की वैल्यू निकालें, 1 माइनस स्क्वायर से माइनस कॉमन ले लें और एल को अपॉन में ले आए, तो ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल की वैल्यू माइनस 1 अपॉन ए हो जाएगी। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5 से हमें मिला वी स्क्वायर इक्वल म्यू 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए। दिस गिव्स वेलोसिटी इन एन इलिप्टिकल पाथ। इस फॉर्मूले के थ्रू हमें एक इलिप्टिकल पाथ में वेलोसिटी मिल जाएगी। व्हेन द कोनिक इज ए हाइपरबोला, अगर कोनिक हाइपरबोला है देन अभी भी सेमी लैटरस रेक्टम की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए होती है, बट हाइपरबोला के केस में बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होती है। तो एल की वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दी गई अपॉन ए, और यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल की वैल्यू 1 अपॉन ए हो गई। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5 से हमें वैल्यू मिली वी स्क्वायर म्यू 2 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन ए। दिस गिव्स वेलोसिटी इन ए हाइपरबोलिक ऑर्बिट। पैराबोला के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला वी स्क्वायर निकला था 2 म्यू अपॉन आर। इलिप्स के केस में वी स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला वी स्क्वायर निकला है 2 म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन ए। एंड हाइपरबोलिक केस में वी स्क्वायर का फॉर्मूला निकला है 2 म्यू अपॉन आर प्लस म्यू अपॉन ए। मीन्स अगर 2 म्यू अपॉन आर एग्जैक्टली वेलोसिटी किसी प्लैनेट की किसी पाथ के अलॉन्ग है, दैट मीन्स द path of the planet will be parabolic. But if the velocity is less than 2 mu upon r, then the path of the planet will be elliptical, and if the velocity is greater than 2 mu upon r, then the path will be hyperbolic. Aerial velocity. What is the aerial velocity? Area swept in unit time by a particle along an orbit or path. अगर कोई पार्टिकल किसी ऑर्बिट या पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है और यूनिट टाइम में वो जितना एरिया कवर करता है इज कॉल्ड इट्स एरियल वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी होती है कि डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो एरियल वेलोसिटी में एरिया स्वेप्ट इन यूनिट टाइम हो जाएगा। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए पाथ इज एट पॉइंट पी आर कॉमा थीटा। लेट करिए एक पार्टिकल किसी पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, किसी पॉइंट P पर है जिसके कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा है, और Q पॉइंट पर एक दूसरा उसके नेबरहुड में पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट r प्लस डेल आर कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा है। इस तरह के पॉइंट लेने का मतलब है कि Q पॉइंट P के नेबरहुड में है एट टाइम t एंड t प्लस डेल टी रिस्पेक्टिवली। जब टाइम t था तो पार्टिकल P पॉइंट पे था, जब टाइम t प्लस डेल टी हो गया तो पार्टिकल Q पॉइंट पे हुआ। टाइम में जो चेंज हुआ वो डेल टी हुआ। लेट O बी द ओरिजिन। सी दिस फिगर। इस फिगर में O एक पॉइंट है जहाँ से पार्टिकल एक कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है। किसी टाइम P पर पार्टिकल किसी टाइम पर T पर पार्टिकल P पॉइंट पर है और T प्लस डेल टी पर पार्टिकल Q पॉइंट पर है। P के कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा है तो P की O से डिस्टेंस r और ये एंगल x के साथ थीटा हो गया। Q के कोऑर्डिनेट r प्लस डेल आर है तो Q की ओरिजिन से दूरी r प्लस डेल आर हो गई और ये एंगल टोटल थीटा प्लस डेल थीटा हो गया। मीन्स ये एंगल डेल थीटा हो गया। Q से हमने OP पर परपेंडिकुलर डाल दिया जो M पॉइंट पर जाकर मिला। चूँकि P और Q नेबरहुड पॉइंट है तो P और M के बीच बहुत डिफरेंस नहीं होगा। मीन्स आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि M पॉइंट P पर ही है या P पॉइंट M पॉइंट पर है। देन एरियल वेलोसिटी क्या होगा? एरिया कवर्ड इन टाइम डेल टी अपॉन डेल टी लिमिट 0। डेल टी टाइम में जो एरिया कवर हुआ अपॉन डेल टी। हमने कहा था हमने ये लेट किया है या हम कह रहे हैं कि P पॉइंट M के बहुत क्लोज होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है PMQ, इसका एरिया हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मीन्स इसी ट्रायंगल को हम पूरा कंसिडर कर रहे हैं कि ये एरिया कवर हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OMP अपॉन डेल टी। OMP ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया हाफ ऑफ OM मीन्स बेस इंटू परपेंडिकुलर QM होगा। OM की वैल्यू चूँकि P और M क्लोज पॉइंट है तो OM या OP इक्विवेलेंट होंगे। मीन्स OM की वैल्यू R ले ली गई और QM की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए। QM की वैल्यू R प्लस डेल आर साइन डेल थीटा होगी। आप OP को भी कंसिडर करके निकाल सकते हैं, आप OQ को हाइपोटेन्यूज मान करके भी QM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो QM की वैल्यू R प्लस डेल आर साइन डेल थीटा हो गई।
जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन डेल थीटा के इक्विवेलेंट होता है, तो साइन डेल थीटा की जगह वैल्यू डेल थीटा पुट कर दी गई। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो डेल आर और डेल थीटा चूँकि बहुत स्मॉल है तो इनका मल्टीप्लिकेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू आएगी एरियल वेलोसिटी डेल टी लिमिट 0 हाफ ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल टी, दैट इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर डेल टी लिमिट 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी, मीन्स ये हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी हो गई। याद होगा आपको सेंट्रल ऑर्बिट वाले चैप्टर में आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी को हमने एच कंसिडर किया था। एच एक कांस्टेंट वैल्यू थी और इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एज एच इक्वल आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज एंगुलर मोमेंटम। तो एरियल वेलोसिटी निकल के आई h by 2, since h is constant means aerial velocity is always constant. Now time period in elliptical path, let t be the time period, t time period है। time period means क्या है? time to complete one revolution। किसी जगह से किसी पॉइंट से स्टार्ट करें और वन राउंड लेकर के फिर उसी जगह पर आ जाए, वो चीज़ उसका टाइम पीरियड कहलाती है इन एन इलिप्टिकल पाथ। किसी इलिप्टिकल पाथ में ओरिजिन से हमने एक्स एक्सिस से हमने स्टार्ट किया मेजर एक्सिस वाले पॉइंट से और पूरा कंप्लीट एक रेवोल्यूशन करके आए और वापस उसी जगह पे आ जाए, इतना चलने में जो समय लगा है वो t है। देन अगर ऐसा है देन एरियल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, एरियल वेलोसिटी क्या थी? एरिया कवरिंग यूनिट टाइम, और उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम पीरियड कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये जो टोटल चीज़ आएगी वो एरिया ऑफ द इलिप्स हो जाएगी। एरियल वेलोसिटी h by 2 हो गई, टाइम पीरियड t है और इलिप्स का एरिया पाई ए बी, मीन्स t की इक्वल वैल्यू हो गई 2 पाई ए बी अपॉन h। l की वैल्यू हम लोगों ने ली थी h स्क्वायर अपॉन म्यू, ठीक, और l यानी सेमी लेटरस रेक्टम, इलिप्स के केस में सेमी लेटरस रेक्टम b स्क्वायर अपॉन a होता है, तो b स्क्वायर अपॉन a इक्वल h स्क्वायर अपॉन म्यू। यहाँ से अगर हम लोग h की वैल्यू निकालें तो रूट म्यू अपॉन रूट ए बी हो गया, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं h की जगह पर, तो t की वैल्यू हो गई 2 पाई ए बी अपॉन रूट म्यू b अपॉन रूट ए, मीन्स t की वैल्यू हो गई 2 पाई ए टू द पावर 3/2 अपॉन रूट म्यू। दैट मीन्स t स्क्वायर अगर हम कर लें तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा a क्यूब को, क्योंकि 2 पाई और रूट म्यू ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ है। इस रिजल्ट से हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर सकते हैं। केपलर लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट पॉइंट क्या है? ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स हैविंग द सन इन वन ऑफ इट्स फोकाई। सभी प्लैनेट्स सन के राउंड एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं और सन उस इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पे होता है। हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि जो अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ जो पाथ हैं वो कोनिक सेक्शन होते हैं, मीन्स पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इलिप्टिकल। लेकिन सन के केस में जो भी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ मूव करते हैं वो सब इलिप्टिकल पाथ में ही मूव करते हैं। ये फिजिक्स में इसको किसी प्रैक्टिकल के थ्रू या कुछ कंसीडर करके ये लोग शो करते हैं और वहाँ पर ये शो करते हैं कि जो कोनिक निकला है उसकी सेंट्रिसिटी 1 से कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी सन के अबाउट जो ये हमारे प्लैनेट्स हैं मेन वो सब इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं जो इलिप्टिकल पाथ में या हाइपरबोलिक पाथ में भी मूव करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो जो भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। The second point is the radius vector drawn from sun to the planet describes equal areas in equal time. प्लैनेट को सन से मिलाने वाली जो रेडियस वेक्टर है यानी जो लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है, मीन्स एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। ये पार्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं। एंड द थर्ड वन इज द स्क्वायर ऑफ द पीरियडिक टाइम ऑफ द प्लैनेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट्स। सन के अराउंड जो भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं सब इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं और इलिप्टिकल पाथ में अभी हम लोगों ने शो किया था कि जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई ए टू द पावर 3/2 अपॉन रूट म्यू होता है, मीन्स टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब होता है। दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट्स। नाउ वन एग्जाम्पल इज ए प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन इलिप्स अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक प्लैनेट अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, इलिप्स डिस्क्राइब कर रहा है,
and has a velocity v at a distance r from the center of force, और सेंटर ऑफ फोर्स से r डिस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी v है, देन सो दैट इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट म्यू 2 अपॉन r माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू तो होल पावर माइनस 3/2. सोल्यूशन, सिंस फॉर इलिप्स अंडर इनवर्स स्क्वायर ला, इलिप्स अंडर इनवर्स स्क्वायर ला इलिप्स के लिए वेलोसिटी का फार्मूला वी स्क्वायर की वैल्यू म्यू 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन ए होती है. यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन म्यू की वैल्यू 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन हो गई, मीन्स 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 अपॉन r माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू हो गई. नाउ टाइम पीरियड एलिप्टिकल पार्ट 2 पाई अपॉन रूट म्यू ए टू द पावर 3/2 होता है. अगर हम यहाँ से 1 अपॉन ए या ए की वैल्यू 2 अपॉन r माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू टू द पावर माइनस 1 पुट कर दें तो टी का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अपॉन रूट म्यू 2 अपॉन r माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू टू द पावर माइनस 3/2. Another example, let v1 and v2 are the velocities of a planet when it is respectively nearest and farthest from the sun. कोई प्लैनेट है जब वो सन के बहुत निकट है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, और जब सन से बहुत दूर है तो उसकी वेलोसिटी v2 है. प्रूव दैट v1 1 माइनस v इक्वल v2 1 प्लस v. सन के नियरेस्ट कब होगा? जब वो इलिप्स में पॉजिटिव साइड में, अगर हमारा सन पॉजिटिव फोकाई पर है ए कॉमा 0 पॉइंट पर, और उसके पास में जो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है ए कॉमा 0, अगर प्लैनेट वहाँ पर है तो वो नियरेस्ट होगा, और अगर प्लैनेट अपोजिट मेजर एक्सिस वाले पॉइंट पे है यानी माइनस ए कॉमा 0 पर, वो तो सबसे दूर होगा. तो हम इसी बात को कंसिडर करते हुए सिंस वेलोसिटी इन इलिप्टिकल पाथ इज वी स्क्वायर इक्वल म्यू 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन होता है एट नियरेस्ट पॉइंट वेलोसिटी v इक्वल 1 दिया है, और r की वैल्यू क्या होगी? ओरिजिन से फोकाई है कि कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ए ही है, और ओरिजिन से मेजर एक्सिस की डिस्टेंस ए है, लेकिन जो हम लोग r लेते हैं वो प्लैनेट की फोकस से डिस्टेंस ले रहे हैं. हम सन को फोकस पर यानी फोकाई पे मान के चल रहे हैं, तो r की वैल्यू a माइनस ए ई होगी, मीन्स a1 माइनस ई होगी. इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. वी स्क्वायर इक्वल म्यू r की जगह पे a1 माइनस ई 2 अपॉन a1 माइनस ई माइनस 1 अपॉन ए हो जाएगा. मीन्स ये वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन 2 अपॉन ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई हो जाएगी. अब फारेस्ट पॉइंट हमने बताया कि जब हमारा प्लैनेट माइनस ए कॉमा 0 पॉइंट पे होगा. माइनस ए कॉमा 0 मीन्स ओरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस है वो ए हो गई. माइनस ए तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ए है, और सन फोकस पर है, फोकस से ओरिजिन की डिस्टेंस ए ई है, मीन्स टोटल डिस्टेंस ए प्लस ए ई हो गई. तो जब फॉरेस्ट पॉइंट होगा, सबसे दूर पॉइंट होगा, तो v की वैल्यू v2 है और r की वैल्यू a प्लस ए यानी a1 प्लस ई हो गई. इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, r की जगह पे a1 प्लस v, और आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट म्यू अपॉन ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3. v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल 1 प्लस ई होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई होल स्क्वायर. आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स v1 1 माइनस ई इक्वल v2 1 plus e. Thanks for watching this video.